वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा मोस्ट वांटेड और मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक CSIR पेपर 3 क्वेश्चन पेपर, वो भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। क्योंकि आप लोग जानते हैं CSIR का मोर देन 50+ यूनिट है और इन सभी यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट पहले आ चुका है। मोर देन 10 यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें बहुत सारा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करके बैठे हैं। अभी तक इसका कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाया। जस्ट एक ही CSIR यूनिट का भी एग्जामिनेशन कंप्लीटेड हुआ है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इतना दिन से आप लोग कह रहे थे, आप लोगों का क्वेरी था सर इसका PBSR क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन दीजिए, टेक्नीशियन पोस्ट का, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का। तो टेक्नीशियन पोस्ट का तो क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैं नहीं दे पाता। इसीलिए सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट का जो पार्ट 1 और पार्ट टू जो पेपर होता है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 का वीडियो मैं यूट्यूब पर डाला था, और जिसमें आप लोग कमेंट किए थे सर टेक्नीशियन पोस्ट का पार्ट 1 मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन दीजिए। तो आप देख सकते हैं आज मैं पेपर 3 फीटर ट्रेड का एनालिसिस करूंगा, डिस्कशन करूंगा। और इसमें मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं, जो पेपर 3 में आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएगा वो आप लोग का रिस्पेक्टिव ट्रेड से, मतलब अपने अपने डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी का फीटर ट्रेड है तो फीटर ट्रेड से क्वेश्चन पूछेगा, किसी का मैशिनिस्ट ट्रेड है तो मैशिनिस्ट ट्रेड से उसको क्वेश्चन पूछेगा, किसी का इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछेगा। तो पेपर 3 में आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेपर 3 में जो फीटर, टर्नर, मैशिनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, बाकी जो भी ट्रेड था, तो उसका पेपर 3 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन दूंगा। क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं क्लास प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में थोड़ा सा मैं परेशान हूं और थोड़ा सा मतलब टेंस्ड भी हूं, क्योंकि अभी तक उसका सेटअप रेडी नहीं हो पाया। इसीलिए हमने इसका PBSR क्वेश्चन पेपर से शुरुआत करते हैं। तो PBSR क्वेश्चन पेपर का भी मैं वीडियो बनाऊंगा जैसे पहले बनाते थे। ओके, तो आज आप लोग को मैं फीटर ट्रेड का पेपर 3 50 क्वेश्चंस एनालिसिस करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो सब क्वेश्चंस मैं अपने क्लास पर सॉल्व कराए थे, बहुत ही अच्छा से मैं आप लोगों को समझाया था। जो 2000 MCQ PDF टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल चैनल का ऑफिशियल PDF है, बहुत सारा स्टूडेंट का पास है, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट ने परचेज किया था। और वो सभी स्टूडेंट जो PDF परचेज किया, वो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के लिए। मैं आप लोग को पहले भी बताया था। और आज का पेपर जो मैं आप लोग को सोल्यूशन देने वाला हूं, इसमें आप लोग देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन 2000 MCQ PDF से आप लोग को पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक 2000 MCQ PDF अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था, व्हिच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश सरफेस। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो मशीन फिनिश सरफेस का ऊपर अगर आपको क्लियर लाइन बनाना है तो कौन सा मार्किंग मीडिया यूज करना है। तो मशीन फिनिश सरफेस में हम लोग तो यूज करते प्रूसियन ब्लू भी यूज करते, कॉपर सल्फेट भी यूज करते, सेलुलोज लैकर भी यूज करते, बट क्लियर लाइन प्राप्त करने के लिए प्रूसियन ब्लू हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे तो क्लियर लाइन भी देता है, बट इसको सूखने के लिए ज़्यादा टाइम भी लेता है। तो कुछ कुछ जगह में आपको क्लियर लाइन का जगह ऐसे आपको पूछे जा सकता है कि व्हिच मार्किंग मीडिया टेक्स मोर टाइम टू ड्राई, तो तब भी राइट आंसर हो जाएगा प्रूसियन ब्लू। तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लास में बताया था, बहुत ही अच्छा से समझाया था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच रिवेट इज यूज्ड इन हेवी स्ट्रक्चरल वर्क। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। मतलब हेवी स्ट्रक्चरल जब भी कार्य हम लोग करते हैं तो कौन सा रिवेट यूज होता है। पैन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैन हेड रिवेट, जो इस टाइप का होता है। ठीक है, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिवेट कौन सा होता है, तब राइट आंसर हो जाएगा स्नैप हेड रिवेट। बट हेवी स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए पैन हेड रिवेट यूज होता है। What is the name of the metal is in an angle during welding and cutting operation? वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोन में धातु के किनारे को क्या नाम रखा जाता है। तो जब भी आप लोग वेल्डिंग करते हैं, कटिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आप लोग का मेटल एज एंगल में बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बीवेल। ठीक है,
क्योंकि आप लोग जानते हैं वेल्डिंग करने से पहले भी हम लोग एज प्रिपरेशन करते हैं और एज प्रिपरेशन करने के बाद जो एंगल में बनता है उसको हम लोग बिवेल करते हैं। काटने के बाद भी जो एंगल बनता है मेटल एज में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बिवेल कहते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, तो इससे आप लोगों का क्लियर होता है। बहुत सारा स्टूडेंट का इतना दिन से डाउट था पेपर 1 में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर 2 में क्या क्वेश्चन, पेपर 3 में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेक्नीशियन पोस्ट के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सब मेरे पास अवेलेबल है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे सोल्यूशन दूंगा। मैं इतना दिन से लेट कर रहा था क्योंकि हम सोचे थे कि जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तब और भी अच्छा से क्लास को शुरू करेंगे। जैसे 2000 MCQ PDF का 950 क्वेश्चन तक मैंने सोल्यूशन दिया, बहुत ही अच्छा से मैंने सोल्यूशन दिया। 950 क्वेश्चन से 5000 क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि एक एक टॉपिक को मैं क्लियर किया था। इसका 1050 क्वेश्चन अभी भी बाकी है जो मैं स्मार्ट बोर्ड में क्लास लूंगा और आप लोगों के लिए वो क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो 2000 कोई भी एग्जाम आप लोग जब देने जाएंगे तो 2000 MCQ का जो आप लोग का टोटल 40 क्लास रहेगा वो आपको देख के जाना पड़ेगा और उसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ये भी 2000 MCQ PDF से आपको पूछा गया था। Which method is suitable to remove the broken stud very near to the surface? सतह के पास टूटे हुए स्टार्ट को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर सरफेस का बहुत ही नजदीक स्टार्ट अगर टूट जाता है तो उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रिक पंच मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको इंग्लिश, हिंदी और तमिल लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द हाई लेवल फॉर्मूला फॉर द लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE? दुबला विनिर्माण OEE के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या होते हैं? तो इसमें आपको बोला है लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE। तो ये भी क्वेश्चन मैं DRDO का एग्जामिनेशन का टाइम टेस्ट सीरीज में डाला था। ठीक है। तो DRDO का टाइम मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था जिसमें से आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज और 2000 MCQ PDF से आपको पूछा गया था। ठीक है। तो इस बार मैं NPCL, BARC, HWB, NFC, IGCAR, VECC इन सभी का सिलेक्शन प्रोसेस सेम होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उसके बाद एडवांस एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज आ रहा है और वो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा बनेगा। जो आप लोग अगर उससे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी से आपको कॉमन आ जाएगा और उसका प्राइस भी काफ़ी कम रहेगा। और सबसे अच्छा बात उसमें आपको मोर देन 35 या मोर देन 40 टेस्ट सीरीज उसमें से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बहुत मेहनत करके मैं उसको बना रहा हूँ, इसीलिए आप लोग सोचिए मत कि हम ऐसे बैठे हैं। आप लोग के लिए कुछ अच्छा प्रिपरेशन भी हम कर रहे हैं क्योंकि BARC आप लोग जानते हैं DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से एक अच्छा रिक्रूटमेंट आप लोग के लिए आने वाला है। तो इसीलिए मैं पहले से तैयार हो रहा है और आप लोगों का सिलेक्शन देने के लिए हम पूरा तैयार पहले से ही हो रहा है। ओके। तो OEE का फुल फॉर्म होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE का हाई लेवल फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। ओके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको लैपिंग चैप्टर से पूछा गया था। लैपिंग एंड हॉर्निंग चैप्टर में किसी भी स्टूडेंट का अगर दिक्कत है तो आप लोग टेक मैकेनिकल का लैपिंग एंड हॉर्निंग चैप्टर का वीडियो देखिए, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना भी जगह में आप लोग वीडियो देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर नहीं हो पाएगा, बट एक वीडियो आप लोग देख लीजिए, सॉरी 2 वीडियो है, एक में लैपिंग और दूसरे में हॉर्निंग। 2 वीडियो देखने के बाद आप लोग इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो इसमें आपको बोल रहा है इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो इसमें एक डायग्राम भी दिया है क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी फिलहाल जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा लैपिंग लार्ज डायमीटर। जब लार्ज डायमीटर का हम लोग लैपिंग करते हैं, लार्ज डायमीटर वर्कपीस का लैपिंग करते हैं, तो हम लोग ऐसे ये जो आप देख सकते हैं ये नीचे जो आपका लैप है और उसमें क्या ऊपर वाला क्या ये वुड है। ठीक है। तो जब आपको लार्ज डायमीटर में लैपिंग करना पड़ेगा तो ये ऑपरेशन आपको ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच एलोइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी? उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है? तो इसमें बोल रहे हैं वेरी हायर टेम्परेचर और हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी कौन सा बियरिंग मटेरियल का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैडमियम बेस्ड एलॉय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बियरिंग मटेरियल चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड सॉल्ट बाथ?
गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? तो हीटेड सॉल्ट बाथ में हम लोग कौन सा सरफेस हार्डनिंग विधि करते हैं? हम लोग लिक्विड कार्बोनाइजिंग करते हैं। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में जो भी 4 प्रोसेस होता है, एक होता है केस हार्डनिंग, दूसरा होता है नाइट हार्डनिंग, तीसरा होता है फ्लेम हार्डनिंग और चौथा होता है इंडक्शन हार्डनिंग। तो 4 चीज़ को मैं बहुत ही अच्छा से 4 टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छा से क्लियर किया हूँ। 2000 MCQ का PDF का जब सोल्यूशन मैंने YouTube पर डाला था तो उसमें मैं क्लास लेते टाइम एक क्लास में 50 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो एक क्लास में मैं बहुत ही अच्छे से एक टॉपिक को क्लियर किया था। तो आप लोग अगर टेक्निकल का हर डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग 2000 MCQ का जो सोल्यूशन वीडियो है यूट्यूब पर, तो आप लोग जरूर देखिए, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इन द इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शॉर्ट। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है? जब 2 शाफ्ट के बीच की दूरी कम होता है तो हम लोग किस बेल्ट का उपयोग करते हैं? वी बेल्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? 10 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो इससे अगर आपको ज़्यादा शाफ्ट का बीच में डिस्टेंस होता है तो वी बेल्ट हम लोग इसमें उपयोग नहीं कर पाएंगे। 10th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्लॉक स्प्लिट लेवल। ब्लॉक स्प्लिट लेवल को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो ब्लॉक स्प्लिट लेवल बनाने के लिए स्ट्रेस रिलीफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इस क्लास में आप लोगों को जस्ट बताना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, CSR में कैसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 3 में। लेवल आपको इससे पता चलेगा। एक्चुअल डिस्कशन क्लास ए नहीं है, डिस्कशन क्लास रहेगा। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि 2000 MCQ का जो 950 क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन दिया वो अभी आप लोग देख सकते हैं। और बाकी आप लोगों का 1050 क्वेश्चन का भी क्लास आएगा और टोटल आप लोगों का 40 क्लास इसमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो होगा मेरा डिस्कशन क्लास। ओके, तो इसमें जस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा करेक्ट आंसर है और कौन सा गलत है, ये मैं आप लोग को डिस्कशन करूंगा। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने के लिए कौन सा विधि हम लोग फॉलो करते हैं? तो इसमें बोल रहा है जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो फाइल का टीथ का बीच में क्या होता है? मेटल पार्टिकल्स फंस जाता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? तो इसके लिए हम लोग वायर ब्रश तो यूज़ नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट वायर ब्रश करके आता है। देखो, वायर ब्रश हम लोग एक्चुअली नहीं यूज़ करते, हम लोग फाइल कार्ड यूज़ करते हैं। तो ये फाइल कार्ड और वायर ब्रश का बीच का कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारा स्टूडेंट में, तो ये आप लोग का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फाइल कार्ड अगर ऑप्शन में डायरेक्ट रहेगा तो फाइल कार्ड राइट आंसर होगा, और ऐसे ऑप्शन में नहीं है फाइल कार्ड तब कॉपर या ब्रास स्ट्रिप राइट आंसर हो जाएगा। ब्रास मतलब क्या? BRASS। ठीक है, कॉपर और ब्रास स्ट्रिप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाइल का टीथ का बीच में फंसे हुए मटेरियल को रिमूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीफ गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? तो सरफेस प्लेट क्यों स्ट्रेस रिलीफ गुड क्वालिटी कास्ट आयरन से बने होता है? क्योंकि इसमें डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए होते हैं। ठीक है, तो विकृति को रोकने के लिए स्ट्रेस रिलीफ गुड क्वालिटी कास्ट आयरन हम लोग यूज़ करते हैं सरफेस प्लेट। क्योंकि आप लोग जानते हैं सरफेस प्लेट क्या होता है? एकदम एक्यूरेट होना पड़ता है, टोटल एकदम फ्लैट होना चाहिए और एकदम बिल्कुल स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो उसमें अगर विकृति आ जाएगा तो दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं गुड क्वालिटी कास्ट आयरन होता है, उसमें स्ट्रेस पहले से रिलीव कर देते हैं। स्ट्रेस अगर रिलीव नहीं होगा, उसका अंदर स्ट्रेस रहेगा तो कभी भी वो डिस्टॉर्शन हो सकता है, विकृति उसमें आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को ऐसे फ्लैट नहीं बनाया जाता, इसमें जस्ट राउंड आपको बनाया जाता है, राउंड आपको बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा स्क्रू थ्रेड में होता है? तो BSW थ्रेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का क्या उद्देश्य है? तो रिवेटिंग ऑपरेशन में हम लोग ड्रिफ्ट किस लिए यूज़ करते हैं? एक्चुअल देखो, ड्रिलिंग मशीन में ड्रिफ्ट अलग होता है और रिवेटिंग में ड्रिफ्ट अलग होता है। ठीक है, और एक होता है
जब हम लोग फोर्जिंग करते हैं तो उसमें भी ड्रिफ्ट होता है। तो तीनों ड्रिफ्ट अलग अलग होता है। जैसे ड्रिलिंग में जो हम लोग ड्रिफ्ट यूज़ करते हैं तो उसमें मोर स्टेपर शैंक जो ड्रिल में रहता है तो उसको ड्रिल स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट हम लोग यूज़ करते हैं। रिवेटिंग में जो ड्रिफ्ट होता है उसको इस्तेमाल करते हैं अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड। ओके, मतलब इसमें जो दो प्लेट है, दो प्लेट आपको जोड़ना है, तो इन दोनों प्लेट का बीच में सबसे पहले आपको क्या है, होल बनाना है। तो ये होल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, मतलब इसका साथ इसको एक लाइन में करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ड्रिफ्ट यूज़ करते हैं। और एक होता है जो हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कोई भी होल है तो उस होल को बड़ा करने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया फोर्जिंग में ड्रिफ्ट किस लिए यूज़ करते हैं। किसी भी होल को हम लोग एनलार्ज करने के लिए ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 टाइप ऑफ ड्रिफ्ट होता है, रिवेटिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन और होता है फोर्जिंग ऑपरेशन। तो इन तीनों चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवापोरेट्स व्हाइल हीटिंग। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। तो वो कौन सा फ्लक्स है जो पाउडर फॉर्म या लम्प फॉर्म में अवेलेबल होता है और जब भी हम लोग उसको हीट करते हैं तो इवापोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग सोल्डरिंग चैप्टर अच्छा से पढ़े हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दिया, बहुत सारा स्टूडेंट में एक क्वेश्चन में दिक्कत आ सकता है। तो वो कौन सा फ्लक्स होता है जिसको हम लोग हीट करने के बाद वो इवापोरेट हो जाता है। तो एमोनियम क्लोराइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो आप लोग जानते हैं एमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं जब स्टील का सोल्डरिंग करना पड़ेगा, तो स्टील का सोल्डरिंग करने के लिए फ्लक्स का तौर पर हम लोग एमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई हमिंग साउंड इफेक्ट्स ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगान आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा आर्क लेंथ का वजह से हमिंग साउंड आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉन्ग आर्क लेंथ के लिए, ठीक है, तो लॉन्ग आर्क लेंथ जब भी होगा तो उसमें हमिंग साउंड आएगा, और जब भी शॉर्ट आर्क लेंथ हो जाएगा तो उसमें पॉपिंग साउंड आता है। ठीक है, आर्क लेंथ क्या होता है, लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ और नॉर्मल आर्क लेंथ क्या होता है, डिटेल में मैं आपको 2000 MCQ का सोल्यूशन क्लास में मैं आपको बताया था। तो आप लोग उसका वीडियो देख लीजिए। टोटल अभी तक 19 अवेलेबल है, तो उसको देखिए, आप लोग का बहुत सारा टेक्निकल का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूजिंग गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लो के कैसे बुझाए। तो इसमें आपको बोल रहा है गैस वेल्डिंग में जब आप लोग का यूज़ हो जाता है तो फ्लेम को हम लोग कैसे बंद करते हैं। तो जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में होता है तो सबसे पहले हम लोग एसिटिलीन भाप को बंद करते हैं, उसका बाद हम लोग ऑक्सीजन भाप को बंद करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बट जब भी बोलेगा व्हाइल बैकफायर का टाइम या फ्लैशबैक का टाइम हम लोग कैसे फ्लेम को बंद करते हैं। बैकफायर या फ्लैशबैक का टाइम हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन भाप को बंद करते हैं, उसका बाद एसिटिलीन भाप को बंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन द डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है। तो डाई स्टॉक में जो डाई यूज़ होता है एक्चुअली आउटसाइड थ्रेड को कटने के लिए, तो उसमें जो डाई को पकड़ने के लिए या गाइड करने के लिए हम लोग डाई स्टॉक यूज़ करते हैं। तो डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू क्यों दिया रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ काट, मतलब काट की गहराई को समायोजित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई लाइमस्टोन सर्व्स एज फ्लक्स एडेड टू द ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क ओर में चून के पत्थर पोहाबी या फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 2000 MCQ का जब सोल्यूशन वीडियो दिया था बहुत ही अच्छा से मैं आप लोग को समझाया था कि ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग आयरन ओर का साथ क्यों फ्लक्स का तरफ पे लाइमस्टोन यूज़ करते हैं, मतलब चूना पत्थर क्यों यूज़ करते हैं। तो टू फॉर्म मोल्टेन स्लैग, मतलब पिघले हुए स्लैग को बनाने के लिए हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में फ्लक्स का तौर पे
लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिटेल में अगर आपको जानना है तो 2000 MCQ सोल्यूशन वीडियो देखिए। Which scraper is used to scrape small diameter hole and deburring edges of hole? छोटे व्यास की छिद्रों और छेद के किनारों को डिबरिंग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपको स्क्रैपर से क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2000 MCQ का PDF में भी एक क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कॉमन है अभी तक जितना क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है। तो इसमें बोल्ड है वो कौन सा स्क्रैपर है जहाँ पे स्मॉल डायमीटर होल है, छोटे बेस की छिद्र है उधर स्क्रैपिंग करने के लिए, या किसी भी होल का बीच में अंदर जो डिबरिंग रहता है, मतलब उसमें जो बर्ड्स रहता है, अनवांटेड जो चिप्स रहता है, पट रहता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राईएंगुलर स्क्रैपर, जिसको हम लोग 3 स्क्वायर स्क्रैपर का नाम में जानते हैं। ठीक है, 3 स्क्वायर स्क्रैपर जिसका एंगल होता है 60 डिग्री, एक एक एंगल आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये जो एंगल एक्चुअली होता है तो 60 डिग्री एंगल में आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर इसमें बात कर रहा है इसीलिए। ओके, तो जब भी ट्रायंगुलर या 3 स्क्वायर स्क्रैपर रहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और ट्रायंगुलर स्क्रैपर को हम लोग कभी कभी 3 स्क्वायर स्क्रैपर का नाम में जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू द रिवेटिंग मेथड? ये सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया था 2000 MCQ के क्लास में। आप लोगों को सुन के साथ ऐसा लग रहा है कि 2000 MCQ क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे आप लोगों का हर एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन आएगा। जो सोल्यूशन वीडियो मैंने दिया तो उससे तो आपको देखना है, वीडियो देखना है, बाकी 21 क्लास भी आएगा, और जो PDF है बहुत ही अच्छा PDF है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था मैं, और आप लोगों को मैं बोला था कि पिनिंग ऑपरेशन क्या होता है, आप लोग जरूर हमें बताना। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने 2-3 स्टूडेंट ने हमें फोटो खींच के भेजा था कि पिनिंग प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, तो वो मैं आज आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा। व्हिच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड? कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिनिंग। ठीक है, रिवेटिंग में हम लोग 2 प्लेटों को जोड़ते हैं। ओके, असेंबली करते, 2 प्लेट का जोड़ के असेंबली करते, और पिनिंग भी सेम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ऐसा हम लोग 2 प्लेट को जो जोड़ते हैं, तो नीचे वाला एक प्लेट है, ऊपर में भी एक प्लेट है, तो ऐसे हम लोग 2 प्लेट को जो जोड़ते ये होता है पिनिंग प्रोसेस। ठीक है, रिवेटिंग में भी हम लोग ऐसे 2 प्लेट को जोड़ते हैं जिसका बीच में एक मीडियम रहता है, रिवेट रहता है, तो इसका बीच में भी आप देख सकते हैं वो चीज़ है। तो वो क्या होता है, वो ऊपर वाला प्लेट का अंदर जाता है और उसको हम लोग दोनों प्लेट को उसका मदद से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सेम टू सेम रिवेटिंग का जैसे प्रोसेस होता है, तो इसीलिए पिनिंग इज द सिमिलर प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग। ओके, तो इसमें आप इसका डिटेल थ्योरी भी देख सकते हैं। व्हेन पार्ट्स आर टू बी असेंबल्ड टुगेदर दिस इज वन मेथड ऑफ असेंबली, मतलब जब पार्ट को जोड़ना पड़ेगा तो वो भी एक होता है असेंबली का एक मेथड। बेसिकली दिस इज सिमिलर टू रिवेटिंग, रिवेटिंग का एक सिमिलर होता है, समान मेथड होता है। ठीक, इसमें भी हम लोग 2 प्लेट को जोड़ते हैं। ओके, तो इतना ही थ्योरी बुक में दिया, निमी का बुक में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। तो आपको यही जानना है, प्रोसेस भी आपको पता चल गया कैसे हम लोग पिनिंग करते हैं। मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ जितना भी आप लोगों का डाउट है वो सब डाउट एक एक करके क्लियर करने का। ठीक है, जितना भी टॉपिक में भी आप लोगों का डाउट है धीरे धीरे मैं आप लोग का टॉपिक भी क्लियर करूँगा। व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ 3 ज चक इन लेद मशीन? लेद मशीन में या खड़द मशीन में 3 जबड़े वाला चक की मेरिट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरिट मतलब है सुविधा क्या है। तो 3 ज चक को हम लोग यूनिवर्सल चक या सेल्फ सेंटरिंग चक का नाम में जानते हैं, जिसमें इजीली हम लोग वर्कपीस को सेंटर हाइट में या सेंटरिंग हम लोग इजीली कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्क कैन बी सेट विथ इजी, मतलब वर्क का सेंटरिंग हम लोग इजीली कर पाते हैं। तो ये होता है इसका सुविधा। अगर इसका डीमेरिट पूछता असुविधा क्या है, तो अब राइट आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी डिक्रीजेस एज द चक गेट्स ओन आउट। चक अगर खराब हो जाएगा तो उसका एक्यूरेसी भी डिक्रीज होता है। तो मेरिट और डीमेरिट का बीच में आपको फर्क समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जो इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर को मेजर करता है, तो इसमें पिच का रेंज कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25 मिलीमीटर टू 3.5 मिलीमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर को मेजर करता है। अगर पिच का रेंज 0.25 मिलीमीटर से 3.5 मिलीमीटर का बीच में होता है तब भी वो पिच डायमीटर को
मेज़र कर सके। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको 2000 एमसीक्यू का पीडीएफ से पूछा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार 2000 एमसीक्यू का पीडीएफ आप लोग का कैसे इसमें आप लोग का हेल्पफुल हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं आप लोगों का सामने है टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का पीडीएफ, जिसमें 36 नंबर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चंस आपको मैंने इसमें सिलेक्ट करके दिया हूँ। ठीक है, तो इस पीडीएफ से आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपको एक CSIR का पेपर में पूछा, अभी मैं आप लोग के लिए डिस्कशन किया हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील। स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो टेम्परिंग हम लोग करते हैं इसका हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। एक्चुअली टेम्परिंग प्रोसेस में हम लोग टफनेस को बढ़ाते हैं और हार्डनेस को कम करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम लोग स्टील को रीहीट करते बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रेफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी इन होनिंग ऑपरेशन। होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू कीप क्लोज टॉलरेंस। मतलब कम टॉलरेंस रखने के लिए हम लोग जब भी लार्ज क्वांटिटी मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं होनिंग ऑपरेशन में, तब हम लोग मैनुअल स्ट्रोकिंग प्रेफर्ड करते हैं पावर स्ट्रोक की तुलना से। ओके, तो मैनुअल स्ट्रोकिंग से अगर हम लोग होनिंग करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल तो रिमूव होता है और उसमें टॉलरेंस भी कम रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूं कि आप लोग लैपिंग एंड होनिंग चैप्टर का वीडियो देख लीजिए, आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन बियरिंग एंड जर्नल इन द एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग। तो इसमें बोल रहा है एल्यूमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच आंतरिक क्लियरेंस क्यों दिया गया है? तो इसमें आपको सबसे पहले जानना है जर्नल कौन सा पोर्शन होता है। शाफ्ट का वो पोर्शन है जो बियरिंग का अंदर जाता है। सोचो ये शाफ्ट है, शाफ्ट का इतना अगर पोर्शन है, इतना पोर्शन अगर बियरिंग का अंदर जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस पोर्शन को जर्नल कहते हैं। तो बियरिंग और जर्नल के बीच में हम लोग एक्स्ट्रा क्लियरेंस देते हैं। क्यों देते हैं? तो एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग और जर्नल के बीच में एक्स्ट्रा क्लियरेंस देने का पीछे कारण होता है टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब क्या है? हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। मतलब इसमें जब भी थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब जब भी हीट मिलता है तो एल्यूमिनियम क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस अगर हो जाएगा और बियरिंग और जर्नल के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, क्लियरेंस नहीं रहेगा, तो दिक्कत होगा। बियरिंग का जो शाफ्ट होगा, बियरिंग भी खराब होगा, शाफ्ट भी खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लियरेंस उसमें प्रोवाइड करते हैं। ये भी क्वेश्चन पीडीएफ से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच बियरिंग लोडिंग इज एट राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस। कौन सा बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण में होते हैं? तो इसमें बोल रहा है वो कौन सा बियरिंग है जिसमें लोड बियरिंग एक्सिस का राइट एंगल आता है। तो इस बियरिंग को हम लोग जर्नल बियरिंग कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का नीचे इसका आंसर की दिया है। आंसर की में इसका राइट आंसर थ्रस्ट बियरिंग दिया है। तो थ्रस्ट बियरिंग बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि इसमें बोल रहा है बियरिंग एक्सिस का परपेंडिकुलर या राइट एंगल में लोड आ रहा है, तो ये होता है जर्नल बियरिंग। ठीक है, अगर ऐसे बोलते कि परपेंडिकुलर का जगह अगर पैरेलल कहता है, मतलब राइट एंगल का जगह अगर आपको ऐसे कहता है व्हेन बियरिंग लोडिंग इज पैरेलल टू द बियरिंग एक्सिस, तब राइट आंसर होता है थ्रस्ट बियरिंग। तो आंसर की में इसका आंसर गलत दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द वाल्व अराउंड द स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रभाव को कैसे रोका जाता है? तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है स्टफिंग बॉक्स का चार पास से। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें लीकेज है, इसीलिए हो रहा है। तो लीकेज को बंद करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग हेम पैकिंग यूज करते हैं। तो पैकिंग विथ एस्बेस्टोस हेम इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टफिंग बॉक्स का अगर चार पास से पानी निकाल रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब उसमें कुछ लीकेज है, लीकेज का कारण ही पानी उसमें से फ्लो हो रहा है। तो लीकेज को बंद करने के लिए या सील करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हेम पैकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैकिंग विथ एस्बेस्टोस हेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
which valve is used to control flow and is only kept in either open or close condition। तो इसमें बोल रहा है प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किस भाल्व को उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। देखो एक्चुअली कंट्रोल फ्लो अगर ओनली कहता तब राइट आंसर हो जाता ग्लोब वाल्व, बट इसमें अब फिर से दोबारा क्या बोल दें, उसको हम लोग आइदर उसको हम लोग खुला अवस्था में रख सकते हैं, आइदर उसको हम लोग बंद अवस्था में रखते हैं। तो तब क्या हो जाएगा, तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेट भाग। तो ये भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ से पूछा, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच टाइप ऑफ बुश इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ से पूछा गया है। तो उसमें मैं आपको समझाया था जब एक ही लोकेशन पर आपको एक से ज़्यादा या एक से अधिक ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा तब हमें स्लीप बूस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर फिक्स्ड बूस्ट का यूज़ करेंगे तो एक ही लोकेशन में एक ही ऑपरेशन कर पाएंगे, मतलब एक ही बूस्ट में ये अगर फिक्स्ड बूस्ट है, अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग ही कर पाएंगे, उसमें हम लोग रिमिंग या अदर थ्रेडिंग ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। बट स्लीप बूस्ट मतलब कि उसमें हम लोग ड्रिलिंग, रिमिंग, बोर्डिंग ये सब एक साथ कर सकते हैं एक ही स्थान पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई द फेस ऑफ द पुली इज क्राउन्ड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पीडीएफ में जब सोल्यूशन दिया था तब मैं आपको समझाया था। पुली का फेस क्राउंड रखा जाता है, मतलब थोड़ा सा कॉन्वेक्स रखा जाता है। तो कॉन्वेक्स रखने का कारण इसको हम लोग क्राउनिंग ऑफ पुली कहते हैं। ओके, तो क्यों रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज, मतलब बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए, मतलब बेल्ट को ऑलवेज सेंट्रल में रखने के लिए हम लोग उसका पुली का फेस को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बना देते हैं। तो उसको सेंट्रल में रखने के लिए इसका मतलब क्या होता है, देखो ऐसे आपका पुली अगर फ्लैट होता है, ठीक है, और बेल्ट भी फ्लैट होगा तो उसमें क्या होगा, बेल्ट गिरने का चांस रहेगा, ठीक है। बट इसमें अगर क्या होता है, इसमें अगर ऐसे इस टाइप का कॉन्वेक्स होता है और इसमें अगर बेल्ट रहेगा तो बेल्ट क्या होगा, बेल्ट को ऑलवेज ये कॉन्वेक्स होने का कारण सेंट्रल में रखने का कोशिश करेगा, सेंटर में या सेंटर पोजीशन में रखने का वो ऑलवेज कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फिर से और एक क्वेश्चन डायग्राम देके आपको पूछा गया था, इस सर्किट का नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोलिक सर्किट। तो हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा CSIR का एग्जामिनेशन में, पेपर 3 में आपको पूछा जाएगा अगर आप लोग फीटर ट्रेड से है तो, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक चैप्टर भी बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसको भी सॉल्यूशन देने के लिए, उसको भी समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस चैप्टर को भी मैं क्लियर करूंगा, जैसे आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो उसको भी मैं सोल्यूशन दे दिया। टीग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ECM, EDM, लैपिंग, होनिंग, सरफेस फिनिश और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे आपको सरफेस, जैसे आपको मैं बताया हूँ सरफेस हार्डनेस चैप्टर है, सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं सोल्यूशन मैं आप लोगों को दिया हूँ। तो ये भी सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, हाइड्रोलिक भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो इस सर्किट का नाम है बाईपास सर्किट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये भी क्वेश्चन हाइड्रोलिक चैप्टर से आपको पूछा जा रहा है। व्हिच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड फॉर ट्रैपिंग वेरियस साइजेस ऑफ पर्टिकुलर मैटर। विभिन्न आकार के विशेष पदार्थ को फंसने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्बेंट फिल्टर। तो एब्जॉर्बेंट फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं जब विभिन्न आकार के विशेष पदार्थ को हमको फंसाने का ज़रूरत है, उसमें ट्रैप करने का ज़रूरत है, उसको अलग से अलग करने का ज़रूरत होता है, तब हम लोग एब्जॉर्बेंट फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथेड चेन ड्राइव। दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है। तो टूथेड चेन ड्राइव का मेन इसमें एडवांटेज क्या होता है, प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, मतलब इसमें शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करता है। तो टूथेड चेन ड्राइव होने का कारण क्या होता है, वो तो यूनिफॉर्म ड्राइव देता है और उसमें आवाज़ भी नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
व्हाई द लिफ्टिंग पॉकेट्स आर प्रोवाइडेड विद द इक्विपमेंट, उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट क्यों प्रदान की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग, उठाने के लिए क्रोबार को रखने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ से पूछा गया है और पिछला वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ से ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जब भी आपको बोल रहा है उपकरण से कोई भी इक्विपमेंट है उसका साथ लिफ्टिंग पॉकेट क्यों दिया जाता है, कि उसमें क्रोबार को स्थान देने के लिए हम लोग लिफ्टिंग पॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों करते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में जब 2000 एमसीक्यू का सीरीज का क्लास लिया तो उसमें मैं बताया था, तो आप लोग उसको देख सकते हो और डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोग उसका उसी से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और क्रोबार क्या करता है, कोई भी चीज़ को उठाते हैं और एक जगह से दूसरा जगह में लिफ्ट मूव करता है, तो लिफ्टिंग और मूविंग कम होता है क्रोबार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। इस प्रॉब्लम का बारे में मैं बहुत बार क्लास में आपको बताया था और इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको क्लास का शुरुआत में ही बताया, हम लोग यूज़ करते हैं फाइल कार्ड। फाइल कार्ड नहीं रहेगा तो कॉपर और ब्रश स्ट्रिप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होता है फाइल के दांतों के बीच में मेटल चिप्स फंस जाने का जो त्रुटियाँ होता है इसको कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजेल इज टू हाई। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होता है तो क्या होगा। तो जो चीजेल आपका होता है तो इसका अगर क्लियरेंस एंगल ज़्यादा हो जाता, ये वाला एंगल अगर आप लोगों का ज़्यादा हो जाता, ये जो एंगल है ये वाला एंगल अगर आप लोगों का ज़्यादा हो जाता तो क्या हो जाएगा, डिगिंग ऑन द सरफेस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब उसमें मेटेरियल को ज़्यादा डिग करेगा, मतलब सतह पर गड्ढा कर देता है, गड्ढा कर देता है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट टू अवॉइड बकलिंग। ये सब सेम क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ जरूर पढ़िए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो इसमें बोल रहा है बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग की निम्नतम या न्यूनतम बीच की दूरी कितना होना चाहिए। तो रिवेट की न्यूनतम बीच की दूरी होना चाहिए 3D। ठीक है, तो उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बकिंग फॉल्ट आता है। तो बकिंग फॉल्ट क्या होता है, रिवेट का त्रुटियां का कारण क्या क्या फॉल्ट होता है, सब डिटेल में मैं 2000 एमसीक्यू का सोल्यूशन क्लास में मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में कॉमन आया है। अगर आप लोग ध्यान से मेरा हर क्लास को फॉलो करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें रिवेटिंग हम लोग कर रहे हैं और इसमें नीचे वाला जो रिवेट हेड है वो इसमें साइज बड़ा है और इसमें क्या साइज छोटा है। तो साइज क्यों छोटा है, क्योंकि सैंक लेंथ, ये जो सैंक आपका लेंथ था, ये लेंथ क्या था, ऊपर वाला लेंथ थोड़ा कम था इसीलिए। ओके, तो इसमें बोला व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग, रिवेटिंग में क्या दोष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू लिटिल अलाउंस, मतलब इसमें अलाउंस कम था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा होता, ये अगर इतने तक लंबा हो जाता तो क्या होता, उसको जब हम लोग स्प्रेड करते तो रिवेट का हेड इसका जैसा बन जाता। ठीक है, तो इसका अलाउंस कम होने का कारण इस टाइप का रिवेट हेड छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज इनविजिबल टू नेकेड आई। वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंख से या आंख के लिए अदृश्य है। तो नेकेड आई से कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, तो कौन सा इंटरनल डिफेक्ट होता है, स्पैटर तो एक्सटर्नल डिफेक्ट होता है, अंडरकट भी हम लोग एक्सटर्नल से देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, स्ट्रे आर्क भी देख सकते हैं, बट पोरोसिटी या ब्लो होल जो होता है तो वो मेटल का इंटरनल में होता है, इंटरनल डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं, इसके लिए हम लोग को रेडियोग्राफिक टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने का बाद क्या करना चाहिए। तो एक नया ग्राइंडिंग व्हील है, उसको ग्राइंडिंग व्हील का स्पिंडल में लगाने का बाद उसको एकदम कॉन्सेंट्रेट रखने के, मतलब 100 केंद्रित रखने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं, कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हम लोग करते हैं ट्रूइंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द रीजन इफ द ड्रिल होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज। यदि ड्रिल होल का आकार ड्रिल से बड़ा हो जाता है, फिर से सुनिए, अगर ड्रिल का जो साइज है 10 मिलीमीटर साइज है, ड्रिल का साइज का तुलना से अगर ड्रिल्ड होल मतलब ड्रिल करने के बाद जो होल बनता है
उसका साइज अगर बड़ा बन जाता है तो इसका पीछे क्या त्रुटियाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, दो कटिंग जो एज होता है उसका बीच में अनइक्वल अगर एंगल होता है, मतलब समान एंगल अगर नहीं होता है, तो जो ड्रिल का साइज होता है उसका तुलना से ड्रिल होल का साइज बड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिवन बिटवीन बियरिंग एंड जर्नल इन द एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग। तो इसमें बोल रहा है एल्यूमिनियम मिश्र बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच आंतरिक क्लियरेंस क्यों दिया जाता है? तो इसमें आपको वही बोल रहा है एक्स्ट्रा क्लियरेंस क्यों दिया जाता है। पहले भी मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हूं और सेम क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें हाई थर्मल जो एक्सपेंशन होता है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको काबू पाने के लिए, तो एक क्वेश्चन दो बार आपको पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन पीडीएफ में भी सेम टू सेम दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द कॉस्ट इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्कपीस। जनरली लैपिंग ऑपरेशन में क्या होता है, लैपिंग प्रोसेस में लैप सॉफ्टर होता है वर्कपीस का तुलना से, ठीक है। बट अगर लैप हार्ड हो जाता तो इसमें क्या होगा, लैप अगर हार्ड हो जाएगा तो वर्कपीस विल काट द लैप, मतलब क्या होगा, वर्कपीस लैप को काट देगा। ओके, जनरली लैपिंग में क्या होता है, लैपिंग में जो लैपिंग प्लेट होता है उसमें हम लोग एब्रेसिव लगाते हैं चार्जिंग प्रोसेस में। उसका बाद वर्कपीस को जब भी हम लोग रैप करते हैं तो वर्कपीस से मटेरियल हटता है। बट अगर लैप ज़्यादा हार्ड हो जाता तब क्या होगा, तब वर्कपीस विल काट द लैप, तो उसमें तब वर्कपीस क्या कर देगा, लैप को तब कटना स्टार्ट कर देगा। लेकिन लैप तो कटना नहीं चाहिए। तो इसको अगर डिटेल में आपको समझना है तो आप लोग लैपिंग एंड होनिंग का क्लास देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बियरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन द शाफ्ट देन दैट ऑफ शाफ्ट। मतलब क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं आप लोगों को डिटेल में समझाया था क्यों ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, मतलब शाफ्ट जब्दी को रोकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट से कम मेल्टिंग पॉइंट होता है बियरिंग मटेरियल का। ओके, तो इसको डिटेल में अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग डिटेल जो 2000 MCQ का सोल्यूशन वीडियो आप लोग देख लीजिए जरूर। What is the remedial measure to stop dripping of water from the household tap even firmly closed? मजबूती से बंद होने का बाद भी घर के नल से पानी को टपकाने को रोकने के लिए क्या उपाय हम लोग का पास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिप्लेस वाशर। वाशर अगर खराब हो जाता है, जितना थिकनेस होना चाहिए उससे अगर कम थिकनेस हो जाएगा तो उससे क्या होगा, अगर आप लोग टाइट करके रखेंगे फिर भी उससे गैप जो होता है उसमें से पानी लीकेज होता है। ओके, और उसमें से बूंद बूंद करके पानी टपकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट कॉज लाउड नॉइज इन द टैप इफ टर्न्ड ऑन। क्यों चालू होने पर नल में तेज आवाज होते हैं? तो जब भी आवाज की बात करेगा कि हम लोग जब भी टैप को ऑन करते हो ज़्यादा आवाज क्यों होता है, तो उसमें आपको ये समझ जाना चाहिए कि उसमें जो भाल्व होता है, भाल्व में क्या होता है, लूज रहता है। तो लूज जहां पर भी रहेगा तो उसमें तेज आवाज आता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी क्वेश्चन में आपको समझाया था, भाल्व लूज ऑन स्पिंडल, स्पिंडल में भाल्व अगर लूज रहेगा तो जब भी ऑन करेंगे तो उसमें तेज आवाज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज फॉर ऑयल फ्लो अंडर प्रेशर व्हाइल पासिंग थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड पैसेज। प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रभाव हो तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है इंक्रीज हीट। हीट अगर बढ़ता है तो क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड पैसेज में भी अंडर प्रेशर में ऑयल फ्लो होता है। तो ये भी हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक चैप्टर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक चैप्टर भी समझाऊंगा। ओके, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्मार्ट बोर्ड सबसे पहले आने दीजिए और डिटेल में मैं आपको सब कुछ चैप्टर कंप्लीट करूँगा। और थ्योरी के लिए भी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगा या अलग से उसका एक कोर्स भी चलाऊँगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी आपको सबसे पहले सीखना है। Which valve prevents the system pressure from rising too high if the pressure regulating valve fails? कौन सा वाल्व सिस्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ाने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है? तो इसमें बोल रहा है अगर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है तो दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है कौन सा वाल्व? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व क्या होता है, उसमें रिलीफ देता है। एक्चुअली देखो, जो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है वो अगर व्यर्थ होता है, वो खराब होता है, तो
हाई प्रेशर को रोकने के लिए कौन सा वाल्व यूज होता है? तो उसमें रिलीफ देने के लिए, सुस्ती देने के लिए रिलीफ वाल्व तब यूज होता है। तो ये 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, आप देख सकते हैं CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन पेपर, इसका आंसर की भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग का एग्जामिनेशन ऑफलाइन बेस होने वाला है। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन था, 27 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर की मैं सही आंसर ही दिया था। तो मैंने शायद आपको बोला कि ऑप्शन ए दिया था, बट मैं इसका राइट आंसर आपको बी बताया था। तो 27 का इसका आंसर की भी सही आंसर आपको दिया है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगा दूसरा ट्रेड के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।